हेलो दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज बिलियन चैप्टर के 7वां लेक्चर को हम लोग पढ़ेंगे और 7वां लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है विलायता सॉल्युबिलिटी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। अब सॉल्युबिलिटी क्या है इसे एक साधारण से एग्जाम्पल के जरिए देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास 100 ग्राम जल है। क्या है भाई? 100 ग्राम जल है इस बीकर के अंदर। ये रहा 100 ग्राम जल। इस 100 ग्राम जल में हम जितना विलय घोल दें, विलय का जो भी अधिकतम मात्रा घोला जा सकता है ना, वही विलय का अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगा? विलायता कहलाएगा। अर्थात लेकिन इस दौरान एक काम और करना है। वो काम क्या है? T जो है, T मतलब टेम्परेचर, वो हमें कांस्टेंट रखना है। ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर डेफिनेशन भी तैयार किया गया कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलय की वह मात्रा जो विलयन को क्या कर देता है? संतृप्त कर देता है, उसे विलायता कहते हैं। अर्थात हम 100 ग्राम विलायक में विलय का मात्रा घोलेंगे और विलयन अगर संतृप्त हो जाए, संतृप्त होना मतलब उसमें और अधिक विलय नहीं घुल सकता है, तो वह विलायता कहलाएगा। अर्थात विलायता में विलय का अधिकतम मात्रा होता है। इसे हम लोग S से सूचित करते हैं। सॉल्युबिलिटी का सिंबल हो जाता है S। अर्थात विलायता बराबर सॉल्युबिलिटी बराबर, अगर हमें विलायता कैलकुलेट करना हो तो विलय के द्रव्यमान में हम भाग दे देंगे विलायक के द्रव्यमान से और गुना कर लेंगे कितना से? 100 से। चूँकि विलायता आप 100 ग्राम विलायक में कैलकुलेट कर पाते हैं। ये आपका विलायता कैलकुलेट करने का सूत्र हो गया। जैसे इमेजिनेशन करिए, यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मानिए कि आप 50 ग्राम चीनी लेते हैं या 50 ग्राम नमक लेते हैं। इसको आपने 200 ग्राम जल में घोला, ठीक है। अब कहता है कि नमक का जल में विलायता ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? नमक के भार में जल के भार से भाग दे देंगे और गुना कर देंगे कितना से? 100 से। तो ये नमक का विलायता निकल गया। देख लीजिए 0 0 कैंसिल, भाई ये आ गया 25। इसका मतलब हुआ 25 ग्राम हुआ नमक का विलायता। अब नमक का विलायता 25 ग्राम है। इस बात से क्या तात्पर्य है? इस बात से तात्पर्य है कि प्रति 100 ग्राम जल में हम कितना नमक घोल सकते हैं? 25 ग्राम नमक घोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार। अब विलायता प्रभावित हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल प्रभावित हो सकता है भाई। विलायता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। विलय एवं विलायक की प्रकृति सबसे पहला कारक है। अगर हम मान लीजिए कि चीनी को जल में घोल रहे हैं तो घुलेगा ना, तो यहाँ विलायता है। लेकिन अगर हम कंकर पत्थर को ले लें और फिर जल में घोलें तो क्या घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा ना, तो वहाँ विलायता न्यूनतम हो जाएगा। तो इस बात के ऊपर भी विलायता निर्भर करेगा कि विलय और विलायक की प्रकृति क्या है। दूसरा ताप। ताप बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। किस समय? विलायता के लिए। अगर आप ताप बदल दीजिए, किस समय? जिस समय आप किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोल रहे हैं तो भी आपका विलायता प्रभावित हो जाएगा, बदल जाएगा। तीसरा फैक्टर है दाब। दाब की वजह से भी विलायता प्रभावित होता है ना। आप अक्सर क्या करते हैं? एक बोतल लेते हैं, बोतल में पानी को डाल दिया और पानी में चीनी को डाल के हिला दिया, धनाधन धनाधन धनाधन। तो क्या होता है भाई? सारे के सारे चीनी पानी के अंदर घुल जाते हैं। कैसे घुल गया? प्रेशर पर आना। आप जब धनाधन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? प्रेशर पड़ रहा था। उसी प्रेशर की वजह से चीनी पानी में घुल गया। तो विलायता को प्रभावित करने वाले 3 कारक, विलय एवं विलायक की प्रकृति, ताप और दाब। अब विलायता के प्रकार, टाइप। विलायता कितने टाइप के होते हैं भाई? विलायता जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस का द्रव में विलायता, दूसरा होता है गैस का द्रव में विलायता। ठोस का द्रव में विलायता और गैस का द्रव में विलायता, इन दोनों विलायता का व्याख्या अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया। जैसे हम बात कर लें ठोस का द्रव में विलायता का व्याख्या रॉबल नाम के एक साइंटिस्ट ने किया, रॉबल महोदय ने किया। तो आगे चल के आपको रॉबल का नियम या इसी रॉबल के नियम को ना राउल्ट नियम के नाम से भी जाना जाता है। बात यही नहीं रुकी,
अब आ गए हम लोग गैस का द्रव में विलायता के ऊपर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका व्याख्या किया विलियम हेनरी नाम के एक वैज्ञानिक ने। तो हेनरी का नियम हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, लेकिन पहले ये तो पढ़ लें गैस का द्रव में विलायता क्या होगा और ठोस का द्रव में विलायता क्या होगा। सिंपल सी बात है भैया कि वो बात क्या है, वो बात है कि अगर विलय हमारा ठोस हो गया तो ठोस का द्रव में विलायता हो जाएगा, विलय हमारा गैस हो गया तो गैस का द्रव में विलायता हो जाएगा। इसके जरिए इजी वे में हम विलायता को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो विलायता का टाइप है हमारे पास वह है ठोस का द्रव में विलायता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसमें करना क्या है, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रवीय विलायक में घुलने वाले ठोस विलय का, देख रहे हैं ना यहाँ जिक्र दिया गया, जोड़ दिया गया है किस विलय के ऊपर, ठोस विलय का, वह मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर देता है उसे ठोस का द्रव में विलायता कहते हैं। ठोस का द्रव में विलायता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक निम्नवत है। भैया वही 3 कारक होंगे जो ठोस के द्रव में विलायता को प्रभावित कर देंगे। सबसे पहला फैक्टर है विलय एवं विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो सॉल्युबिलिटी को चेंज कर देगा। किसके सॉल्युबिलिटी को, तो ठोस का द्रव में विलायता को। अब देखिए किसी विलयन का विलायता उस विलयन में उपस्थित विलय एवं विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है भाई, विलयन का विलायता सर्वाधिक होगा, अधिक होगा यदि विलय एवं विलायक की प्रकृति सदृश्य हो। मतलब सदृश्य में विलायता अधिक होता है। इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे आपने नमक, हाँ भाई देखो नमक रोटी खाए हो, मुफलिसी में ज़िंदगी जी, अरे भाई क्या बोल दिया हमने, हाँ हमने ये बोला आपको कि जिस किसी ने भी मुफलिसी में ज़िंदगी जी है उसने नमक रोटी ज़रूर दम भर के खाया होगा। तो चलिए अब उस नमक के माध्यम से इन चीज़ों को समझा जाए। जैसे नमक को हम जल में घोलना चाहते हैं, घुलता है क्या, अरे भाई नमक को पानी में घोलो, घुलेगा क्या, बिल्कुल घुलेगा। लेकिन उसी नमक को अगर सरसों तेल में घोल के देखो तो, सरसों तेल में घोल के देखो तो घुलेगा क्या, अरे भाई कभी ट्राई किए हो, नहीं किए हो, अब भी जाइए आप अपने किचन में, नमक और तेल रखा हुआ है वहाँ ट्राई करके देख लीजिए। नमक को जब आप पानी में डालिएगा तो घुल जाएगा, लेकिन सरसों तेल में डालिएगा छोटा घुलवे नहीं करेगा। काहे नहीं घुलेगा हो, काहे कि नमक जो है वह ध्रुवीय प्रकृति का है। किस प्रकृति का है, ध्रुवीय प्रकृति का। जल किस प्रकृति का है, ध्रुवीय प्रकृति का है। और सरसों तेल किस प्रकृति का है, अध्रुवीय प्रकृति का है। तो भैया सौदृश्य में विलायता महत्तम होता है। यानी आप कहावत सुने हैं ना, जैसा को तैसा, वही बात है यहाँ पर। नमक जल में घुल गया क्योंकि नमक भी ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है। नमक को हम सरसों तेल में घोलते हैं तो नहीं घुलता है क्योंकि नमक ध्रुवीय है, सरसों तेल क्या है, अध्रुवीय है। तो जैसा को तैसा वाला कहानी यहाँ लागू हो जाता है। अर्थात इसमें हम लिख देंगे घुलनशील, क्या होगा, घुलनशील हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अघुलनशील। दूसरा कारक है ताप। ठोस का द्रव में विलायता ताप के समानुपाती होता है, क्योंकि जब ताप बढ़ता है ना तो ठोस विलय आसानी से द्रवीय विलायक में घुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल घटता है। तो ठोस का द्रव में विलायता ताप के समानुपाती होता है। तीसरा कारक हमारा दाब है, जिस दाब की वजह से ठोस का द्रव में विलायता प्रभावित हो सकता है। और वो टर्म क्या है, देखिए ठोस का द्रव में विलायता के ऊपर दाब का प्रभाव काफ़ी नगण्य होता है, लेकिन ज़बरदस्त होता है। क्योंकि आप कभी किसी बोतल में पानी डाल दो, चीनी डाल दो, नमक डाल दो और फिर धनाधन करके उसको हिलाते चलो तो आसानी से वह चीनी नमक पानी में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। जब आप उसको हिलाते हैं ना तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर के वजह से भी विलायता बढ़ता है। अर्थात ठोस का द्रव में विलायता नगण्य होता है दाब के प्रभाव के कारण, ये बात मान लेते हैं। लेकिन अगर दाब बढ़ाइएगा ना तो विलायता बढ़ेगा। अभी आप देख रहे थे ठोस का द्रव में विलायता। अब ठोस के द्रव में विलायता के बाद दूसरा जो टॉपिक है विलायता का वो है गैस का द्रव में विलायता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस को जो है पानी में घोलना है। स्प्राइट का बोतल खोलें, सनाक से उठता है, या किसी भी मृदु पेयजल का बोतल खोलिए, जो जैसे बियर हो गया, स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया, कोको कोला हो गया, इन सभी के बोतल को खोलने पर जो सनसनाहट की आवाज़ आती है वो क्यों आती है? क्योंकि उसमें गैस मिला रहता है। कौन सा गैस मिला रहता है? तो CO2 गैस मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। किस नियम के जरिए मिलाया जाता है? तो इसके लिए हेनरी का नियम होता है। हेनरी के नियम के जरिए किसी भी मृदु पेयजल में किसी भी गैस को मिक्स किया जाता है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे गैस का द्रव में विलायता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये क्या है? तो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रवीय विलायक में घुलने वाले गैसीय विलय का वह मात्रा, देखिए जोर दिया गया है, गैसीय विलय का वह मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर देता है उसे गैस का द्रव में विलायता कहते हैं। मतलब पानी में हम गैस को घोलेंगे तो कभी ना कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि पानी के अंदर गैस क्या हो जाए? घुलना बंद हो जाए। गैस का द्रव में विलायता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक निम्नवत है। वही 3 कारक जो ठोस का द्रव में विलायता को प्रभावित कर रहा था, वही 3 कारक गैस के द्रव में विलायता को भी प्रभावित करेगा, जिसमें सबसे पहला कारक है विलय एवं विलायक की प्रकृति। फिर से वही बात हो जाएगी सर, सदृश्य का सदृश्य में विलायता अधिक होता है, यानी समान गुण वाला ही समान गुण वाला में घुलेगा। अगर असमान गुण वाला 2 है ना तो विलायता कम होगा, थोड़ा सा मात्रा घुलेगा। दूसरा रीजन है या दूसरा फैक्टर है ताप। ताप के वजह से गैस का द्रव में विलायता समानुपाती नहीं होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर सॉल्युबिलिटी हम गैस करेंगे और ताप बढ़ाएंगे ना तो गैस कम घुलेगा। क्यों कम घुलेगा? क्या रीजन है कि गैस का द्रव में विलायता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है? रीजन ये है कि गैसीय पदार्थ थोड़े से ताप पर भी आसानी से वाष्पित हो जाता ना, तो हम लिखेंगे गैस का द्रव में विलायता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि गैसीय पदार्थ तीव्रता से वाष्पित होता है। क्योंकि गैसीय पदार्थ क्या होता है? तीव्रता से वाष्पित हो जाता है। तीसरा रीजन है दाब। गैस का द्रव में विलायता दाब के समानुपाती होता है। भाई दाब आप बढ़ाते चलोगे और पानी में गैस घोलते चलोगे तो घुलते चलेगा। यही तो है हेनरी का नियम। आगे चल के इसी टॉपिक को हम लोग किस में पढ़ेंगे? हेनरी के नियम में पढ़ेंगे। हेनरी का नियम यही कहलाता है। तो अभी आप देख रहे थे विलायता। विलायता के आप 2 प्रकार देखे, एक था ठोस का द्रव में विलायता, दूसरा था गैस का द्रव में विलायता। अच्छा, आपके मन में कहीं ये तो नहीं चल रहा है कि चलो हमने ठोस प्लस द्रव करके विलायता बना लिया, उसके बाद हमने गैस प्लस द्रव करके भी विलायता बना लिया, और द्रव प्लस द्रव ये कहाँ चला गया? अरे भैया सुनो, यहाँ पर कंडीशन ये है कि ठोस द्रव में घुलने के बाद संतृप्त विलयन बनाएगा, गैस द्रव में घुलने के बाद संतृप्त विलयन बनाएगा। माने कि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जिस टाइम पर ठोस द्रव में घुलना बंद हो जाए और गैस द्रव में घुलना बंद आ जाए, लेकिन द्रव का द्रव में कभी भी संतृप्त विलयन नहीं बनाएगा। काहे कि द्रव के अंदर द्रव जब हम घोलेंगे ना तो कोनो ऐसा टाइम अबे नहीं करेगा जिस टाइम पर एक द्रव में दूसरा द्रव घुलना बंद हो जाए। जैसे मान लीजिए दूध में हम पानी मिला रहे हैं, कभी दुधवा कहेगा कि चलो पानी अब हम में नहीं मिलाओ, बहुते हो गया, ऐसा संभव नहीं है। तो ये विलायता नहीं एक्सप्लेन करता। इसलिए विलायता जो एक्सप्लेन होता है वो एक्सप्लेन होता है ठोस का द्रव में विलायता, गैस का द्रव में विलायता, द्रव पे द्रव में विलायता का कोई व्याख्या नहीं हो पाता है। चलिए आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए आ ही गया, हम लोग उस समय से हेनरी को बुला रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि हेनरी ने एक बार भी हम लोगों को नहीं बुलाया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। ठीक, चलिए देखते हैं। हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। भैया हेनरी जो नियम दिए थे वो किस लिए दिए थे? हेनरी इसलिए नियम दिए थे कि किसी भी गैस को लिक्विड में हम आसानी से किस प्रकार से घोल सकते हैं, इसके लिए हमें कितने प्रेशर की आवश्यकता होगी, इन सभी बातों के लिए हेनरी ने एक नियम दिया। हेनरी ने कहा गैस का द्रव में विलायता को दर्शाने हेतु एक नियम प्रस्तुत किए जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब हेनरी का नियम है क्या? तो हेनरी महोदय के अनुसार, अब ये महोदय क्या कहते हैं? ये महोदय कहते हैं कि सुनो, पहले ताप को स्थिर कर दो तब हमारे बारे में सोचना। तो हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलायता, विलायता यहाँ हम मूल अंश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स में, उस पर अध्यारोपित दाब के समानुपाती होता है। माने अगर हम जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे, अर्थात करके यहाँ लिखते हैं, जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे
विलायता उतना अधिक होगा, यानी P समानुपाती X, P बराबर KH इंटू X, ये हो गया हेनरी स्थिरांक KH। अब इसी P को हम लिख सकते हैं KH इंटू स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और ये कंप्लीट कहलाएगा हेनरी का नियम, जहाँ कहाँ तो जहाँ KH बराबर हेनरी, KH बराबर हेनरी स्थिरांक, ये हेनरी स्थिरांक का वैल्यू हो गया। अब इस हेनरी स्थिरांक का क्या क्या विशेषता है, इन सभी विशेषता को यदि हम डिस्कस कर ले, जान ले, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि हेनरी स्थिरांक माने KH, हेनरी स्थिरांक मतलब क्या, KH क्या होता है सर, अति विशिष्ट, अति विशिष्ट होता है, मतलब बहुत स्पेशल होता है। एक के लिए एक KH लागू होगा, दूसर का अगर द्रव बदल गया, गैस बदल गया, तो KH का वैल्यू भी बदल गया। दूसरा, KH का मात्रक यानी हेनरी स्थिरांक का मात्रक दाब के मात्रक के समान होता है। कहने का मतलब ये कि आप हेनरी स्थिरांक का मात्रक वही लिखोगे जो दाब का मात्रक होगा। कैसे, देख लो सर, चूंकि P बराबर KH इंटू X, X मतलब मोल अंश, और आपको पता है मोल अंश जो होता है वो मात्रकहीन होता है, मतलब इसका कोनो मात्रक नहीं है। जब इसका कोनो मात्रक नहीं है तो देखिए P बराबर क्या, KH, तो P का जो मात्रक होगा वही मात्रक किसका हो जाएगा, KH का हो जाएगा। तीसरा जो सबसे आवश्यक चीजें हैं वो ये है कि P बराबर KH इंटू X, X माने विलायता मोल अंश। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं X बराबर P बटा KH, X बराबर क्या, P बटा KH। इस बात से क्या निकल के आता है, अगर P को हम कांस्टेंट कर दें, P को हम स्थिर कर दें, तो P को स्थिर करने से क्या क्या हो जाएगा, P को स्थिर करने से देखो भाई क्या हो जाएगा, P को स्थिर करने से X व्युत्क्रमानुपाती KH हो जाएगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि KH का मान बढ़ाने पर X का मान घटता है, अर्थात ये पॉइंट के जगह पर आप यहाँ पर तीसरा पॉइंट में रिटेन कर सकते हो। सर क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं विलायता हेनरी स्थिरांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये मुख्य टर्म थे हेनरी स्थिरांक से संबंधित। अब हेनरी के नियम का ग्राफ होता है, तो चलिए लगे हाथों हेनरी के नियम के ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी के नियम का ग्राफ है क्या, आपने हेनरी नियम पढ़ा, हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, हेनरी नियम का ग्राफ, हेनरी नियम का ग्राफ क्या होगा देख लेते हैं। हेनरी नियम का ग्राफ, ये ग्राफ T बराबर कांस्टेंट करके हम खींचेंगे। एक टाइम में एक ही ताप रखेंगे, दूसरा टाइम में फिर ग्राफ खींचेंगे, तब हम ताप को बदल सकते हैं। जैसे यदि हम सिचुएशन को डिस्कस करें, मान लीजिए नियम सबसे पहले लिख लेते हैं। भैया नियम है, नियम क्या है, तो थोड़ा सा एक मिनट रुक के देख लेते हैं नियम क्या है। नियम है P बराबर KH इंटू X। अब जैसे इसके ऊपर हम X रखते हैं, हाँ भाई आ जाओ, और इसके ऊपर हम प्रेशर को रखते हैं। थोड़ा उल्टा कर लें, उल्टा कर लेते हैं सर, उल्टा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। इसके ऊपर हम प्रेशर को रख लेते हैं, इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी को रख लेते हैं। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चलेंगे, देख लीजिए ना यहाँ ध्यान से, एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा P का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब P का वैल्यू बढ़ेगा तो अपने आप x का वैल्यू हम क्या होगा, इंक्रीज करते चलेंगे। तो इस समय जो ग्राफ हम खींच रहे हैं उस समय T1 टेम्परेचर है, और T1 टेम्परेचर मान लीजिए x डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते चले, तो सॉल्युबिलिटी
घटते चलेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ते चलेगा, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ते चलेगा। ये T1 टेम्परेचर हो गया। अब हम T2 टेम्परेचर कर लेते हैं, जिसमें x प्लस, मान लो x प्लस 5 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। अब टेम्परेचर तो बढ़ा दिए ना, अब टेम्परेचर बढ़ा दिए तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे गैस का द्रव में विलायता क्या होगा, तो गैस का द्रव में विलायता घटते चलेगा। अरे भैया ये तो गड़बड़ बात हो गई, ये क्या है, तो ये टर्म है कि आप प्रेशर बढ़ाते चलो, प्रेशर बढ़ाते चलो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी अपने आप घट जाएगा, ये टर्म हो जाएगा T2 का। और हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर T3 कर लेते हैं, x प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो टेम्परेचर और बढ़ गया ना। अब प्रेशर आप बढ़ाइए तो ठीक है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा। देख रहे हैं, अभी यहाँ से बात को हम डिस्कस करते हैं एक नए टर्म को देखकर। जैसे देखिए ये रहा प्रेशर, ये है। अब इस प्रेशर के ऊपर, प्रेशर तीनों के लिए समान है। जब टेम्परेचर देखिए T3 है तो सॉल्युबिलिटी यहीं तक गया, जब टेम्परेचर T2 है, उससे कम टेम्परेचर है, तो सॉल्युबिलिटी उससे ऊपर चला गया। जब टेम्परेचर T1 सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी और ऊपर चला गया। तो आप यहाँ पर क्या पाते हैं, यहाँ पर आप देख पाते हैं कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने से आपका विलायता घटेगा और दाब बढ़ाने से विलायता बढ़ेगा। ये हेनरी के नियम के ग्राफ से स्पष्ट हो पाता है ये बातें। तो मूल रूप से यहाँ पर जो बिंदु है वो क्या है, वो ये कि T1 ताप पर विलायता सबसे अधिक है और T3 ताप पर विलायता सबसे कम है, लेकिन T1 ताप सबसे कम है और T3 ताप सबसे अधिक है। ये एक स्पष्ट वाली बात है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में हेनरी नियम का कुछ यूज हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाता है कि हेनरी नियम का क्या क्या एप्लीकेशन है, हेनरी के नियम का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हेनरी के नियम का महत्वपूर्ण उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सांस लेते हैं, श्वसन में हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। श्वसन में हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर मृदु पेयजल में CO2 गैस घोलने में, CO2 गैस अगर हमको घोलना है ना, तो हम हेनरी के नियम का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमने बनाया भी है कि उच्च दाब पर मृदु पेयजल में CO2 गैस मिश्रित किया जाता है, जो ढक्कन खोलने पर बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। अब जैसे स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, या किसी भी मृदु पेयजल का ढक्कन खोलते हैं तो सनसनाहट बाहर आती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट यूज है वो है गोताखोर या पर्वतारोही के ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन एवं तनु हीलियम गैस उच्च दाब पर मिश्रित किया जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। अब ये तो अजीब बात हो गई। आप देखते होंगे जो पहाड़ पर चढ़ते हैं या जो नदी में गोता लगाते हैं, समुद्र में गोता लगाते हैं, उनके पीठ पर एक सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं भरा है, बल्कि ऑक्सीजन के अलावा हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन उस ऑक्सीजन के अलावा हीलियम और नाइट्रोजन दो अन्य गैस भी है। यही दो अन्य गैस है जो ऑक्सीजन को नियमित रूप से संचरित होने के लिए देता है। और उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हीलियम 11.7% है, नाइट्रोजन 56.2% है और ऑक्सीजन मात्र 32.1% है। अब देखिए चौथा उपयोग क्या है। पहाड़ी या पठारी भागों में O2 का आंशिक दाब कम होता है, हवा का दाब कम होता है, जिससे वहाँ के जीवों में एनोक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। और इस एनोक्सिया का जांच करना होता है ना, तो हेनरी नियम के सहायता से ही किया जाता है। तो ये हेनरी नियम का एप्लीकेशन या उपयोग था। अब कुछ लिमिटेशन भी है कि देखो हेनरी का नियम यहीं लागू होगा, इससे बाहर जाकर लागू नहीं हो सकता। वो एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए हेनरी का नियम मूल रूप से आदर्श गैस के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट है कि ताप और दाब का मान ना तो बहुत अधिक होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर हम बहुत अधिक कर दें तो भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, और टेम्परेचर प्रेशर बहुत कम कर दें तो भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा टर्म है गैस विलायक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता हो। मतलब मान लीजिए कि हम SO2 गैस को घोल दें, NH3 गैस को घोल दें,
HCl गैस को घोल दें इस विश्वास के साथ कि रे भाई तू तीनों पानी में घुलेगा ना, घुल के अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन ये कहा ठीक है हम नहीं घुलेंगे, घुल के अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन मेरा बात माना नहीं, उसमें जाकर क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया। तो यहाँ हम सोच रहे थे कि हेनरी का नियम लागू हो जाएगा, लेकिन यहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों का तीनों जल से अभिक्रिया कर लिया। अगर कोई भी विलायक के साथ कोई भी गैस अभिक्रिया कर ले तो वहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं हो सकता। इस बातों का पूरा ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट है गैस का विलायक में विलायिता जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम 100 ग्राम या 100 ml वाटर ले लें, 100 ml वाटर ले लें और ये 100 ml वाटर के अंदर 50 ml CO2 गैस घोल दें। कितना ml? 50 ml। तो वहाँ भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विलायिता बहुत अधिक हो गया। थोड़े बहुत विलायिता के लिए ही हेनरी का नियम लागू होता है। गैस का विलायक के साथ ना तो संयोजन होना चाहिए ना ही वियोजन होना चाहिए, अर्थात गैस विलायक में घुलने के बाद ना तो टूटता हो ना ही जुड़ता हो, तो ही हेनरी का नियम लागू होगा। हेनरी के नियम के ये 5 सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन के बाहर जाकर आप हेनरी का नियम लगाएंगे तो कभी भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ये था आज का टॉपिक। अब आज के टॉपिक से संबंधित आपको पता ही है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ, तो आप अगर इस एनसीईआरटी क्वेश्चन को देख लें तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो देखिए पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, गुणात्मक विश्लेषण में प्रयुक्त सरे अंडे के समान दुर्गंध युक्त विषैला H2S गैस की जल में एंटीपीपर विलायिता। अरे भाई यहाँ तक तो बकवास था, मूल बातें यहाँ है। विलायिता 0.195 मोललता है। मोललता दिया हुआ है 0.195। तो हेनरी स्थिरांक की गणना करें। निकालना क्या है? KH निकालना है, हेनरी स्थिरांक निकालना। यदि एंटीपीपर प्रेशर इतना बार हो, ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है 0.987 बार। देखिए मोललता किसको कहते हैं? मोललता कहते हैं किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम H2O विलायक में उपस्थित विलय के मोल को। तो विलय का मोल मोललता से आ गया, मोललता आपका विलय का मोल हो जाएगा। और जैसे ही आप विलायक 1 किलोग्राम लेंगे ना, 1 किलोग्राम विलायक का मोल अगर आप निकालोगे तो दिया गया भार बटा जल का अनुभार 18, इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना तो ये वैल्यू ऑलवेज आएगा 55.55। तो कैपिटल एन का वैल्यू हो गया 55.55। अब निकालना क्या है? KH निकालना है। तो मूल रूप से सीधे तौर पर हम नियम लगा देंगे P बराबर KH इंटू स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यही तो हेनरी का नियम है। और जो भी वैल्यू हमारे पास आया सारी वैल्यू को हम रख देते हैं। चलिए रख के देख लेते हैं। प्रेशर का वैल्यू कितना है? 0.195। KH का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, ठीक है। अरे भाई प्रेशर का वैल्यू ये नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा इसी में। प्रेशर का वैल्यू है 0.987। 0.987 KH का वैल्यू आपको निकालना है गुना स्मॉल एन का वैल्यू है 0.195 बटा फिर से क्या है? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन का वैल्यू फिर से रखिए 0.195 प्लस कैपिटल एन का वैल्यू रख दीजिए 55.55। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो इजीली रूप से KH का वैल्यू निकल जाएगा। और सॉल्व करके आप देख लीजिए आपका आंसर 282 बार आता है या नहीं आता है। अगर आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन सही है, नहीं तो फिर से एक बार चेक करके पुनः बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेस से संबंधित है कि 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलायिता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान इतना पास्कल है। भैया KH का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.67 गुना 10⁻8 पास्कल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 500 ml सोडा जल इतना दाब पर बंद किया गया है। प्रेशर जो है वो 2.5 ATM है। ये तो लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हुआ कि प्रेशर हमारा ATM में दिया हुआ है और हेनरी स्थिरांक पास्कल में दिया हुआ है। और जबकि पीछे आपने देखा था कि जो मात्रक दाब का होना चाहिए वही मात्रक हेनरी स्थिरांक का होना चाहिए। तो पहले हमें मात्रक पर काम करना पड़ेगा और फिर जल जो है
वो जल कितना है, 500 ml है। शुद्ध जल लगभग डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है 1 ग्राम प्रति ml। और देख लो सर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब घनत्व का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ध्यान से देखिए, द्रव्यमान और आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम 500 ग्राम भी बोल लेंगे। यहाँ से हमको कैपिटल N मिल जाएगा। भाई कैपिटल N वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 बटा जल का अनुभार 18। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 27.75 तक ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए और आगे देखते हैं। आगे के टर्म में ये कहता क्या है, ये कहता है इसी ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना करें। अरे भैया बड़ा खतरनाक है ये, CO2 का भार निकालना, इसका कितना भार होगा। तो क्यों ना इसका हम पहले मोल निकाल लेंगे। अरे मोल निकालने से क्या होगा, मोल बराबर भार बटा अनुभार। देखिए अनुभार तो हम निकाल ही सकते हैं, CO2 का अनुभार हम यहीं निकाल लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, 16 गुना 32, 32 12 कितना, 44 ग्राम प्रति मोल। अब जैसे आपके पास मोल निकल जाएगा, WT आपको पता है, तो x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके लिए मोल आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपली फिर से यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कि P बराबर KH इंटू स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसलिए प्रेशर का वैल्यू हो गया 2.5 ATM। और इसको भी हम ATM में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 1.67 गुना 10 पर पावर 8 बटा 1 ATM बराबर जो होता है, 1 ATM बराबर वो होता है 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल। तो इसको सीधे तौर पर हम लिख देंगे 10 पर पावर 5 पास्कल। तो हम डिवाइड कर देंगे 10 पर पावर 5 पास्कल से, तो ये वैल्यू स्वतः ATM में आ जाएगा। सो यहाँ हम लिख देते हैं 1.67 गुना 10 पर पावर 8 बटा 10 पर पावर 5 गुना स्मॉल n का वैल्यू हमको निकालना है, का होल बटा स्मॉल n प्लस 27.775 यहाँ कर लीजिएगा, 27.775। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके n का मान निकालेंगे। n का मान जैसे ही आपका निकल जाएगा तो फिर से सूत्र लगा दीजिए, n बराबर x बटा WT का वैल्यू आपको पता है, इसलिए x बराबर n गुना WT कर देंगे और फिर आपका जो आंसर है 1.875 ग्राम ये मैच कर जाएगा। NCERT का अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, देखो लफड़ा पर लफड़ा, मोल तो पूछ रहा है लेकिन वो मोल भी किस में पूछ रहा है, मिली में पूछ रहा है। कितने मिलीमोल गैस प्रवाहित होगी। N2 का आंशिक दाब इतना है, प्रेशर दिया हुआ है 0.987 बार प्रेशर दिया जा चुका है। इसके अलावा क्या है, तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान भी दिया गया है 76.48 किलो बार। देखिए किलो से पहले इसको मुक्त करेंगे, किलो का मतलब होता है 1000, तो किलो से जब मुक्त कर देंगे ना तो 1000 से हम गुना कर देंगे, इतना बार ये आ चुका है। अब इसके लिए कहता है कि गैस का मिलीमोल कैलकुलेट करो, गैस का मोल कैलकुलेट करिए, और उसमें भी किस गैस का, तो N2 गैस का मोल कैलकुलेट करना। जल यहाँ पर दिया जा रहा है कितना, 1 लीटर। H2O जो है, H2O 1 लीटर है, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। और पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं डेंसिटी 1 होता है शुद्ध जल का, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, जिससे कैपिटल N का वैल्यू मिल जाएगा हमको 55.55, पहले भी आप निकाल चुके हैं। तो अब सीधे तौर पर सूत्र लगा दीजिए कि P बराबर KH इंटू स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसलिए प्रेशर का वैल्यू है 0.987 बराबर KH का वैल्यू है 76.48 गुना 1000 गुना स्मॉल n, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर देखिए ये मोल जो है ना ऑलरेडी बहुत कम है, मिली मोल है। तो जब यहाँ पर n का वैल्यू बहुत 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 कम हो कैपिटल N से, तब अगर मान लीजिए कहीं पर 50 है, उस 50 में हमको जोड़ना 0.0000001, क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है, सीधा 50 लिख लो। तो ऐसे सिचुएशन में हम सीधे कैपिटल N से भाग दे देंगे 55.55
5 5 और यहाँ से निकल जाएगा आपका स्मॉल एन को फिर मिली में कन्वर्ट कर दीजिए। मिली में कन्वर्ट करने के लिए 10 पर पावर -3 कॉमन लेकर बाहर निकाल लीजिए, तो वही आपका आंसर होगा। और आंसर है आपका 0.716 मिलीमोल। वही सिंपल है, देख लो। ये N = ये सब इधर आ जाएगा, 0.987 गुना 55.55 बटा 76.48 गुना 1000। बस सिंपल इसको सॉल्व करिए, आंसर पाइए। ये मोल है, 10 पर पावर -3 कॉमन निकालिए, मिली मोल आ जाएगा। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है आपके पास, ताप बढ़ने पर गैसों का द्रव में विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। देखो, हमने आपको बताया हेनरी के नियम के दौरान कि जब ताप बढ़ता है तो गैसीय अणु आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। ताप में वृद्धि के कारण गैसीय अणु आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, अतः ताप में वृद्धि के कारण गैसों की द्रव में विलयता में हमेशा कमी आने का प्रवृत्ति स्पष्ट होता है। आप ऐसा इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को लिखें। भैया हेनरी का नियम आप लिख दो, स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता उस पर अध्यारोपित दाब के समानुपाती होता है। और उसके बाद ये समीकरण बनाओ, P समानुपाती x, P बराबर KH × x। और फाइनली आप ये चीज़ भी कर दो, P बराबर KH × स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ तक तो आपको करना ही करना। ये हो गया यहाँ तक का आंसर। इसके बाद कहता है इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को लिखिए, तो आप स्टार लगाइए और इसके कुछ एप्लीकेशन लिख दीजिए। 4-5 एप्लीकेशन आपने लिखा है, तो कम से कम 2-3 एप्लीकेशन लिखना तो बनता है। अंतिम क्वेश्चन जो है आपके पास बहुत ज़बरदस्त है, धांसू टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, 6.56 गुना 10 पर पावर -3 ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब कितना है, 1 बार है। यदि विलयन में 5 गुना 10 पर पावर -3 ग्राम एथेन हो, तब आंशिक दाब क्या होगा। अरे भाई, इस टाइम पर आंशिक दाब इतना है, तो इस टाइम पर आंशिक दाब क्या होगा देख लेते हैं। ऊपर वाले डाटा से हम KH का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, देखिए, प्रथम आंकड़ा से प्रथम आंकड़ा क्या कहता है, सूत्र है हमारे पास P बराबर KH × x। अब सॉल्युबिलिटी है तो यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, और x हम मोलांश के लिए लिखते थे, तो x ना लिख के हम यहाँ s लिखे हैं। P प्रेशर 1 बराबर KH गुना वैल्यू ऑफ s का वैल्यू हो गया 6.56 गुना 10 पर पावर -3। सो फाइनली देख लो सर, KH का वैल्यू हो गया 1/6.56 गुना 10 पर पावर -3 आ गया ना। ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट है। अब दूसरा आंकड़ा से चलते हैं, दूसरा आंकड़ा से, द्वितीय आंकड़ा से। और दूसरे आंकड़ा से जब हम चलेंगे तो फाइनली क्या कर सकते हैं, चूंकि P बराबर KH × S हमको चाहिए क्या, गैस का आंशिक दाब चाहिए, P चाहिए, इसलिए P बराबर KH। अरे भैया KH का वैल्यू आया कितना, 1/6.56 गुना 10 पर पावर -3 और गुना सॉल्युबिलिटी कितना है, तो 5 गुना 10 पर पावर -3। 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -3 कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया ये डाटा। अब 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -3 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, बच रहा है हमारे पास P बराबर 5/6.56। सॉल्व करिए और अपने आंसर तक पहुंच पाइए और आंसर मैच करके देख लीजिए। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले, तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।